हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं व्यास सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर क्लास 12 सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में हमने अभी तक जो लास्ट क्लास में देखा था लैंगम्यूर का आइसोथर्म, और उसके पहले हमने देखा था फुडलिच का आइसोथर्म। फुडलिच का आइसोथर्म और लैंगम्यूर का आइसोथर्म एक ही था। दोनों क्या बता रहे थे? दोनों ये बता रहे थे कि हमारे पास में जो सरफेस है, सरफेस के ऊपर जब एडजॉर्प्शन होता है, मतलब जो सरफेस फिनोमेना अपना है, एडजॉर्प्शन तो सरफेस फिनोमेना है। सरफेस के ऊपर जो हमारे पास में ये कोई गैसेस पार्टिकल्स है, ये गैसेस पार्टिकल्स आकर के एडजॉर्ब होते हैं, तो ये जो डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके पास में पी के। किस पे डिपेंड करता है? पी पे, प्रेशर पे डिपेंड करता है। एडजॉर्प्शन जो होता है वो डायरेक्ट डिपेंड करता है किसके ऊपर? प्रेशर के ऊपर। ये किसने बताया था? ये फुडलिच ने बताया था। इसके लिए हमने इक्वेशन निकाला था x/m = k × p, और इसकी पावर अपन ने लिखी थी 1/n। अब यहाँ पर p का था? प्रेशर था। और k क्या था? हमारे पास में कांस्टेंट था। यही सेम बात हमारे पास में लैंगम्यूर भी बोलता है। लैंगम्यूर आइसोथर्म भी यही बोलता है कि हमारे पास में जब हम एडजॉर्प्शन कराते हैं या एडजॉर्प्शन जो होता है तो जो एडजॉर्प्शन होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पी के। ये प्रेशर पे डिपेंड करता है। फुडलिच ने भी यही बताया है कि ये प्रेशर पे डिपेंड करता है, और लैंगम्यूर ने भी यही बताया है कि ये प्रेशर पे डिपेंड करता है। दोनों के लिए इक्वेशन जो है वो अलग है, लेकिन दोनों कह एक ही बात को रहे हैं। बात समझ में आई है? अब इसके लिए हमने ये इक्वेशन निकाला था, यदि याद हो आपको तो। यहाँ हमने इसको मान के चले थे Q। इसको हमने क्या मान के चले थे? यहाँ इसको मान के चले थे हम Q = हमने बोला था x/m हम लिख सकते हैं, तो हमने x/m लिख लिया। = ये है इसके पास में, इसका ये है इक्वेशन। कौन सा? a यहाँ पर क्या है? ये कांस्टेंट है। b क्या है? b भी हमारे पास में कांस्टेंट है, तो डोंट वरी, इससे आपको घबराने वाली बात नहीं है। अब ये भी p है, ये भी p है। अब यहाँ पर इसको ऐसे ना लिख के यदि हम लिखें कांस्टेंट k के टर्म में, तो हमने लिखा यहाँ पर ka और हमने लिखा यहाँ पर kb। के और के भी हमारे पास में क्या है? अगेन कांस्टेंट है। तो आपको अलग अलग बुक में जब आप पढ़ोगे तो आपको इक्वेशन ऐसे भी दिख सकता है, इक्वेशन ऐसे भी दिख सकता है। ये दोनों इक्वेशन एक ही है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बात समझ में आ रही इतनी? तो ये था हमारे पास में लैंगम्यूर का आइसोथर्म, और ये था हमारे पास में फुडलिच का आइसोथर्म। ये इक्वेशन दोनों याद कर लेना। अब हम बढ़ते हैं इसके ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की तरफ। जिस प्रकार से हमने फुडलिच में ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन किया था, उसी प्रकार से हम लैंगम्यूर में भी ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? तो अब हम करते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। अब इसको बड़े ध्यान से देखना। ये क्या बोलता था? ये बोलता था हमारे पास में लैंगम्यूर का एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या बोलता था कि द मास ऑफ गैस एडजॉर्ब पर ग्राम ऑफ द एडजॉर्बेंट इज रिलेटेड टू द इक्विलिब्रियम प्रेशर। मतलब वही बात है कि प्रेशर पे डिपेंड करता है। ये हमारे पास में प्रेशर पे डिपेंड करेगा। प्रेशर ज़्यादा तो हमारे पास में इक्वेशन तो मैंने बना ही दिया उसका। ठीक है, अब हमारे पास में ये आया, इसको ध्यान देना है। ये हमारे पास में इक्वेशन यहाँ पर आया था लास्ट टाइम। यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है स्मॉल a स्मॉल b। आपका कहीं हो सकता है यहाँ पर कैपिटल A हो सकता है, यहाँ कैपिटल B हो सकता है। डोंट वरी अबाउट दैट, इससे आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, वो आप लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर A और B क्या है? A और B वेयर, जहाँ पर A और B हमारे पास में कांस्टेंट है। अब इनकी जो वैल्यू है, A और B की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करेगी? वो डिपेंड करेगी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना। किस पे डिपेंड करेगी? वो डिपेंड करेगी द नेचर ऑफ द गैस एडजॉर्बेड, कि हमारे पास में जो गैस एब्जॉर्ब हुई है उसका नेचर क्या है? नेचर पर डिपेंड करेगी। गैस के नेचर डिपेंड करेगा किस पे? एडजॉर्बेंट के ऊपर, किसके ऊपर वो एडजॉर्ब हो रहा है, और साथ में टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगा। ए और बी की वैल्यू। इस प्रकार से हमारे पास में इक्वेशन हुआ कंप्लीट। अब इस वाले को देखो, अब इससे ही हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ये जो इक्वेशन आया था, इस इक्वेशन से हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे। जरा बहुत अच्छे से देखो जरा। अब हम चालू कर रहे हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। यहाँ जो P है, यहाँ पे जो P है, यदि मैं इस P को यहाँ से हटा दूँ और इस P को मैं यहाँ ले जाऊँ, तो क्या कोई दिक्कत हो जाएगी? कोई दिक्कत रहेगी क्या? नहीं रहेगी। अब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो हमको उसके लिए बनाना तो पड़ेगा ना सुटेबल कंडीशन। तो अब यहाँ से इस P को अलग कर दो और इसके नीचे आप P ले जाओ। ले गए? अब देखो कुछ इस प्रकार से बनेगा हमारे पास। ये समझ में आया?
दिस इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया था, यहाँ से हमने पी को यहाँ उठा के ले गए, यहाँ जो पी लिखा था उसको जंप कराया, यहाँ पर जंप हो गए। क्या हम इसको और ऐसे नहीं कर सकते, इसको फ्लिप कर दो, फ्लिप करके हमने क्या किया, ये अल्टी पल्टी कर दो फ्लिप कर दो, अल्टी पल्टी कर दो, पी ऊपर पहुंचा दिया, पी ऊपर पहुंच गया, और जो ऊपर था उसको नीचे पहुंचा दिया, इक्वल टू जो ऊपर था उसको नीचे पहुंचा दिया था, और जो नीचे था उसको ऊपर। भाई इसको फ्लिप कर दिया, इसको आपने इधर ले गए, और जो ऊपर वाला था ऊपर वाले को आपने नीचे लिया है। बात सही में आ रही है। हम इसको और करके ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ज़रा ध्यान से देखो हम अब क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते, कैसे, इसको तो एज इट इज लिखा रहने दो, लिखा हुआ है। अब ए के नीचे ए को ले जाओ, बन के नीचे ए को ले जाओ, तो बन ए प्लस बी के नीचे आपको ए को ले जाओ। ये आपने इसको बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से लिख दिया। क्या आप ऐसे नहीं कर सकते, कर सकते हैं, मैथमेटिक टर्म है, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। अब यहाँ से एक इक्वेशन बन गया। ऐसे क्यों किया, ऐसे इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं, ये बाय इक्वल टू सी प्लस एम एक्स का कॉन्सेप्ट बना। क्या ये आपका बाय नहीं हो गया, ये आपके पास में बाय हो गया, ये आपके पास में सी हो गया, ये आपके पास में एम हो गया, और यहाँ पास में एक्स हो गया। और इसका ये जो ग्राफ होता है ये कुछ इस प्रकार से है। ये है यहाँ पास में ग्राफ, देखो जरा, ये क्या है यहाँ पास में, ये है हमारे पास में ग्राफ, जिसमें हमारे पास में ये आपका रहेगा जो कटान बिंदु है, ये रहेगा 1/a, ये पूरा रहेगा यहाँ पास में p अपॉन x/m। यहाँ से ये कि ये आपको स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिल जाता है, ये आपको एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिला, और इसका ये जो स्लोप है वो कितना होगा यहाँ पास में b/a। तो इस प्रकार से हमारे पास में ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में पहला ये रिप्रेजेंटेशन होकर हुआ तैयार। अच्छा, इसको एक तरीके से और हम लिख सकते हैं, इसको ऐसे हमने रिप्रेजेंट किया, इसको एक तरीके से और हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लिखो, इसको लिख लिया, देखो जरा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि अल्टरनेटिवली रिटर्न द इक्वेशन इन द इनवर्स फॉर्म। अब ये कैसे होगा, हम क्या इसको ऐसे नहीं कर सकते, या ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो, ये इक्वेशन देख रहे हो आप, कहाँ से आया, ये जो इक्वेशन है ये कहाँ से आया, ये पहले वाला इक्वेशन है, याद है, ये अपना मेन इक्वेशन तो यही था, है ना। अब देखो जरा, क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, कैसे, तो m/x को तो अपन ने m/x लिखा रहने दिया। अब इसको अलग कर दो, बन के नीचे ले जाओ AP, ले गए, ये देखो बन के नीचे आया AP आ गया, और BP के नीचे ले जाओ आप AP, आप इसको सेपरेट कर दो, BP के नीचे ले जाओ आप AP, ये मैथमेटिक्स का रूल है, ले गए। जब ले गए हमने यहाँ से, तो हमारे पास में क्या हुआ, ये P से P क्या हुआ हमारे पास में, कैंसिल हुआ, ये P से P हमारे पास में कैंसिल हुआ, तो क्या बचा हमारे पास में b/m, बचा कि नहीं बचा, बोलो हाँ या ना। अब ऐसा किस लिए किया, अब भी समझ में जाएगा आपको। अब क्या ये आपका बाय नहीं बन गया, बिल्कुल बन गया। क्या आपका ये सी नहीं बन गया, बिल्कुल बन गया। ये यहाँ पास में बन गया, क्लियर है। अब देखो जरा, अब हमने यहाँ पर वही स्लोप बनाया, वो ग्राफ बनाया, तो ये हमारे पास में ग्राफ रहेगा, ठीक है। ये हमारे पास में इंटरसेक्शन कितना रहेगा, यहाँ से b/a रहेगा। ये हमारे पास में एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन गया। इसका जो स्लोप है इस बार क्या रहेगा 1/a। अब देखो यहाँ कैपिटल ए स्मॉल ए वो कर लेना आप, वो यहाँ सब जगह कैपिटल ई कर लेना, ठीक है, कैपिटल बी कैपिटल ए, या यहाँ स्मॉल कर लेना, उससे ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। इसको ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, क्लियर है। तो ये हुआ हमारे पास में कंप्लीट। क्या कंप्लीट हुआ हमारे पास में, लेंगम्यूर का एडजॉर्प्शन आइसोथर्म हमारे पास में होता है कंप्लीट इसी ग्राफ के साथ में। तो हमने फुडलिच का एडजॉर्प्शन आइसोथर्म आपको समझा दिया, लेंगम्यूर का एडजॉर्प्शन आइसोथर्म समझा दिया आपको। अब ये टॉपिक होता है यहाँ पर कंप्लीट। अब करते हैं हम न्यू टॉपिक यहाँ से स्टार्ट, ठीक है। तो अब चलते हैं हम नए टॉपिक की तरफ। बच्चों आगे का हमारे पास में जो टॉपिक है वो है कैटलिस्ट, ठीक है। लेकिन कैटलिस्ट के पहले मैं आपको एक बार क्रिटिकल टेम्परेचर और टेम्परेचर में जो डिफरेंस है वो बता देता हूँ, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर और टेम्परेचर में जो डिफरेंस है मैंने हालांकि पहले ही बताया था आपको, एक बार फिर बता देता हूँ कि क्रिटिकल टेम्परेचर और टेम्परेचर क्या है। मैंने आपसे कहा था, याद करो, कि यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज कर दिया हमने टेम्परेचर को, ये लो, तो जो एडजॉर्प्शन है, एडी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, है ना, एडी, जो एडजॉर्प्शन है, ध्यान से सुनना, वो डिक्रीज हो जाता है। हमने बोला था एडजॉर्प्शन है उसका डिक्रीज हो जाता है। लेकिन यदि क्रिटिकल टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, ध्यान से देखना। अब मैं यहाँ पर सीटी लिखता हूँ, सीटी मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर, सीटी मीन्स क्रिटिकल टेम्परेचर। यदि क्रिटिकल टेम्परेचर को मैं इंक्रीज कर देता हूँ, क्रिटिकल टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता हूँ, या क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है, तो जो एडजॉर्प्शन है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। ये हमने कहा था कि यदि टेम्परेचर आपका ज़्यादा है तो एडजॉर्प्शन कम, बट क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है तो एडजॉर्प्शन इजीली हो जाता है, आसानी से हो जाता है और ज़्यादा होता है। अब बात ये है सर, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है और टेम्परेचर क्या है। देखो टेम्परेचर तो ये
जनरली हम जानते हैं कि हम कितना टेम्परेचर दे रहे हैं, जो हमको दिखता है, जिसको हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, बिना कैलकुलेट का हो जाता है, थर्मामीटर से ही आ जाता है कितना टेम्परेचर है। जैसे हमने बोला रूम टेम्परेचर कितना है, तो आप क्या बोलोगे, रूम टेम्परेचर भाई 25, 27, 28 या 18 हमारे पास में डिग्री है। तो ये तो टेम्परेचर होता है, और जो क्रिटिकल टेम्परेचर है ये हमारे पास में ये प्रैक्टिकली आता है। किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर हमको जानना है। अच्छा ये बताओ, आज मैंने आपसे बोला कि आज का टेम्परेचर क्या है, तो सपोज करो आप बोलोगे कि आज का टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। अब यदि मैंने आपसे बोला कि आज CO2 गैस का टेम्परेचर कितना है, तो क्या आप बता पाओगे CO2 का कितना है? नहीं बता पाओगे। मैंने आपसे बोला कि ऑक्सीजन गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है, क्या भी आप बता पाओगे? नहीं। मैंने टेम्परेचर नहीं बोला, चलो टेम्परेचर ही बता दो। अच्छा बताओ टेम्परेचर कितना है ऑक्सीजन का आज, अभी इस समय एट प्रेजेंट टाइम, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उस समय ऑक्सीजन का टेम्परेचर कितना है, नहीं बता पाओगे। CO2 का कितना है, नहीं बता पाओगे। लेकिन हाँ, एटमॉस्फेयर का यदि हमने बोला कितना है, तो जो भी आपके पास में टेम्परेचर होगा आप देख के बता दोगे कि हाँ भाई हमारे पास में टेम्परेचर 30 है, 25 है, 40 है, 50 है, 20, 18 है, जो भी है। लेकिन किसी पर्टिकुलर गैस का हमने बोला टेम्परेचर बताइए, नहीं बता सकते। तो पर्टिकुलर गैस का जो हमने टेम्परेचर ज्ञात किया वही हमारे पास में क्रिटिकल टेम्परेचर है। अब यहाँ जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो एक्सपेरिमेंटली आता है, वो एक्सपेरिमेंटली आता है। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या आता है, एक्सपेरिमेंटली आता है, ऐसे हम इसको नहीं बता सकते। अब ज़्यादा ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, अब इसको एक एग्जांपल से समझो। यदि मान लो तो यहाँ एक नोट लगाया हुआ है, वो नोट आप भी लगा लेना, ठीक है। मैं दोनों समझा रहा हूँ। क्रिटिकल और टेम्परेचर दोनों में अंतर होता है। क्या कि यदि टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो एडजॉर्प्शन कम होता है, लेकिन यदि क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होता है, CT हाई है, तो एडजॉर्प्शन हमारे पास में इजीली हो जाता है। बात समझ में आ रही है? क्रिटिकल टेम्परेचर हाई तो एडजॉर्प्शन भी हमारे पास में क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब देखो जरा, हमने आपसे बोला था कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो उसके बियॉन्ड क्रिटिकल टेम्परेचर गैस कैन नॉट बी लिक्विफाई। हमारे पास में जो टेम्परेचर होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, ये तो हमारे पास में थ्योरेटिकली है नहीं, प्रैक्टिकली आएगा, एक्सपेरिमेंटली आएगा। उससे ज़्यादा, उससे ऊपर हमारे पास में, उसके बियॉन्ड हमारे पास में जो गैस है वो लिक्विफाइड नहीं हो सकती, कैन नॉट बी लिक्विफाइड गैस। अब वो चाहे CO2 हो, SO2 है, NO2 जो भी है, लेकिन क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसके बियॉन्ड हमारे पास में जो गैस होती है कैन नॉट बी लिक्विफाइड। अब एग्जांपल समझो, सपोज करो एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो कि हमारे पास में कोई गैस है, कोई गैस A है, A को आप CO2 मान सकते हैं। मान लो, अब मेरे को नहीं पता CO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है, क्योंकि ये तो हमारे पास में थ्योरेटिकली डेटा है, ठीक है। अब मान लो कोई गैस B है, इसको ऑक्सीजन मान लो, जो भी आपको मानना है मान लो, या गैस A और B मान लो, तो आपको क्या दिक्कत है, मान लिया। अब हमने देखा कि गैस कोई A है, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर 250 है, गैस B है, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर 350 है, ये हमने माना। अब यदि मान लीजिए, सपोज करो कि हमने एटमॉस्फेयर में कोई टेम्परेचर दिया, हमने जो टेम्परेचर है उसको बढ़ा के, अभी इस समय एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मान लो आपके पास में 30 डिग्री है, हमने उसको बढ़ा के 200 डिग्री कर दिया। कितना कर दिया? 200 डिग्री कर दिया। और अब आपसे पूछा क्या इस 200 डिग्री पर गैस से लिक्विफाई हो जाएगी, और क्या गैस भी लिक्विफाई होगी? क्यों, हमने वही बोला ना, लिक्विफाई हो जाती है गैस। क्या इस टेम्परेचर पर गैस से लिक्विफाई होगी, गैस भी लिक्विफाई होगी? तो हमारा आंसर है यस। 200 डिग्री पर हमारे पास में जो गैस A है वो भी लिक्विफाई हो जाएगी, और गैस B है वो भी लिक्विफाई हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि हमारे पास में ये जो टेम्परेचर है क्रिटिकल टेम्परेचर से कम है। क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है, ये वाला टेम्परेचर कम है, तो ये वाली जो गैस है ये दोनों लिक्विफाई हो जाएगी। समझना? अब इस दूसरा एग्जाम्पल समझो। अब यदि माना हमने इस टेम्परेचर को बढ़ा के 200 डिग्री से हमने 300 कर दिया। अब आपसे बोला कि बताइए क्या गैस से लिक्विफाई होगी, क्या गैस भी लिक्विफाई होगी? तो हमने देखा कि जो टेम्परेचर हम यहाँ पर दे रहे हैं 300 डिग्री, ये टेम्परेचर ज़्यादा है क्रिटिकल टेम्परेचर से। इसका क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है? 250। आप कितना दे रहे हो? 300। तो ये लिक्विफाई नहीं होगा, गैस से जो है हमारे पास में ये लिक्विफाई नहीं हो पाएगा। लेकिन अब गैस B की बात करते हैं, इसका टेम्परेचर है 300, लेकिन हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है? 350। क्या इसके नीचे है? हाँ, ये इसके नीचे है। तो ये वाली जो गैस है वो लिक्विफाई हो जाएगी। तो अब आपको बात समझ में आई कि यदि हमारे पास में क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है तो एडजॉर्प्शन हमारे पास में आसानी से हो जाता है। देखो, इसका मान लो यदि क्रिटिकल टेम्परेचर हाई नहीं होता, क्या एडजॉर्ब हो पाती? नहीं हो पाती। लेकिन इसका टेम्परेचर हाई है,
उससे रिस्पेक्ट में ये जो टेम्परेचर हमने 300 दिया, इससे तो ये ज़्यादा ही है, तो ये गैस भी हमारे पास में लिक्विफाइड हो जाएगी। समझ गए? दो टेम्परेचर है हमारे पास में, क्रिटिकल टेम्परेचर और टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर हम थ्योरेटिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली हमारे पास में आता है, लेकिन ये जो टेम्परेचर है, जनरल जो टेम्परेचर है, ये हमारे हाथ में होता है, हमको कितना देना है, दोनों में ये डिफरेंस है। समझ गए? तो हमारे पास में गैस ए नॉट लिक्विफाइड, लेकिन गैस भी हमारे पास में लिक्विफाई हो जाएगी। तो कुल बात ये हुई कि क्रिटिकल टेम्परेचर यदि कम होगा, यदि क्रिटिकल टेम्परेचर हमारे पास में कम होगा, लिक्विफाई होने की चांस भी हमारे पास में कम होगा, एडजॉर्प्शन भी हमारे पास में कैसा होगा, कम होगा। और यदि क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है तो लिक्विफाई आसानी से हो जाएगा और एडजॉर्प्शन भी ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है? तो ये तो था हमारे पास में क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर, जो कि कंप्लीट हुआ। अब एक नया टॉपिक आता है आएगा। उस नए टॉपिक में हम क्या देखने वाले हैं? हम देखने वाले हैं यहाँ से, एक मिनट कहाँ गया रे भाई, कैटलिस्ट। अब नया जो टॉपिक आएगा वो कैटलिस्ट के ऊपर आएगा। ठीक है, तो कैटलिस्ट हम चालू करते हैं। वैसे तो आपको मालूम है कैटलिस्ट क्या होता है। इसके पहले 2-4 बातें और बतानी थी इंपॉर्टेंट, वो भी मैं सोच रहा हूँ कंप्लीट कर ही दूँ। तो अब हम नया टॉपिक चालू कर रहे हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर वाला हमारे पास में कंप्लीट हुआ। ठीक है, तैयार हैं? चालू करें? चलो चालू करते हैं। तो यहाँ पर एक बात और याद रखना आप, ये तो कंप्लीट हो ही गया है आपका। ठीक है, इसमें हमने ये जो पढ़ा था, ये जो हम ग्राफ देख रहे थे लिंग म्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में और फूड लीच में, ये हमारे पास में एक सरफेस थी। वो सरफेस के ऊपर अभी हम गैसेस, जैसे बार बार मैं यूज कर रहा था आपको CO2 O2, एक गैसेस का मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हो रहा था, उसके लिए ये इक्वेशन है। ये इक्वेशन यदि मान लो सपोज करो अब गैस ना है आपके पास में, गैस नहीं है, अब लिक्विड का यदि कोई मॉलिक्यूल और वो एडजॉर्ब हो रहा है तो क्या करोगे आप? भाई यहाँ पर गैस का मॉलिक्यूल था, अब गैस का मॉलिक्यूल ना होकर यदि मान लो कोई लिक्विड का मॉलिक्यूल है और वो लिक्विड यहाँ पर एडजॉर्ब हो रहा है, तो उसके लिए क्या इक्वेशन बनेगा? ये तो गैस के लिए इक्वेशन था। अब ये इक्वेशन याद रखना, x/m = AP/1 + BP। अब यदि मान लो आपके पास में लिक्विड है, तो लिक्विड के लिए आप क्या करोगे? ठीक है, तो देखो जरा, यदि मान लो आप लिक्विड है, ध्यान से देखना, ये वही लिखा हुआ है, इसको आप टेंशन मत लेना क्या, अरे भाई अब क्या करें हम, ये क्या लिखा है हिंदी में। देखो, अभी तक जो हमारे पास में सोल्यूट था, एडजॉर्ब जो हो रहा था, वो हमारे पास में गैस था, लेकिन यदि हमारे पास में जो सोल्यूट है वो लिक्विड फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करना, जो इक्वेशन है उस इक्वेशन तो यही था, यहाँ हम C लिख देंगे। ये हम क्या लिख देंगे? C लिख देंगे। P की जगह C लिख देंगे। यहाँ पर P था, प्रेशर पर डिपेंड कर रहा था, यहाँ आपके पास में P था, प्रेशर पर डिपेंड कर रहा था। अब P ना होकर यदि यहाँ पास में लिक्विड है, भाई गैस प्रेशर बनाती है, और जो लिक्विड होता है उसकी कंसंट्रेशन होती है, तो C हमारे पास में यहाँ पर कंसंट्रेशन है, तो हम यहाँ पर C लिख देंगे। बस ये इतना सा चेंज करना है और आपको कोई चेंज नहीं करना है। यदि हमारे पास में कोई लिक्विड है, भाई हमने बोला था गैस या लिक्विड, तो गैस के लिए तो हमने इक्वेशन बना दिया, गैस प्रेशर पर डिपेंड करेगा। यदि हमारे पास में लिक्विड है तो क्या होगा? यदि हमारे पास में लिक्विड है तो आप इस फार्मूले में C लगा दो, बस इतना सा रिप्लेसमेंट करना है, बाकी कुछ नहीं करना। वेयर C इज द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पर हमारे पास में C क्या है? कंसंट्रेशन है। तो हमारे पास में फुडलिच का यदि एडजॉर्प्शन हम बनाए तो वहाँ P की पावर 1/n थी, समझ रहा हो ना, वहाँ प्रेशर की पावर 1/n थी, यहाँ पर हमारे पास में C की पावर 1/n हो जाएगा। इतनी सी है और कुछ नहीं है, P की जगह हमको C का यूज करना है, बस दैट्स इट। बात समझ में आ रही है? इस प्रकार से आपके पास में ये कंप्लीट होता है। अब हमारे पास में आता है नेक्स्ट। देखो जरा, आपको याद है कि हमने फिजिक्स ऑप्शन और केमिस्ट्री ऑप्शन पढ़ा था, है ना? फिजिक्स ऑप्शन और केमिस्ट्री ऑप्शन हमने पढ़ा था। अब जो फिजिक्स ऑप्शन हो, जो केमिस्ट्री ऑप्शन है, उसमें हम टेम्परेचर का वेरिएशन चेंज करेंगे, वेरिएशन चेक करेंगे। किसका? फिजिक्स ऑप्शन और केमिस्ट्री ऑप्शन में हम टेम्परेचर का वेरिएशन यूज करेंगे। अब वो क्या होता है समझो जरा, ये है हमारे पास में फिजिक्स ऑप्शन, ये है हमारे पास में फिजिक्स ऑप्शन। अब फिजिक्स ऑप्शन में हमारे पास क्या होता था, याद है? फिजिक्स ऑप्शन और केमिस्ट्री ऑप्शन कि फिजिक्स ऑप्शन हमारे पास में वीक बॉन्ड बनता था इसमें, और उसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता था, हम जानते थे, है ना? अब ध्यान से समझना, बी नो दैट हम जानते हैं कि यदि आपके पास फिजिक्स ऑप्शन की प्रोसेस है और यदि कॉन्सेप्ट आता है टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर यदि कम होगा तो फिजिक्स ऑप्शन ज़्यादा होगा, और टेम्परेचर यदि हाई होगा तो फिजिक्स ऑप्शन कम होगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि फिजिक्स ऑप्शन में वीक बॉन्ड बनता था, कमजोर बॉन्ड बनता था। कैसा? वीक बॉन्ड बनता था। ये देखो कमजोर, ये सब बना दे। ये जो बॉन्ड है ये वीक था, ये जो बॉन्ड है ये कैसा था? आपके पास में वीक था। और केमिस्ट्री ऑप्शन में जो बॉन्ड था वो स्ट्रॉन्ग था।
बॉन्ड तो क्या था, स्ट्रॉन्ग। अब समझो एक तो वीक बॉन्ड है आपका, ऊपर से आपने टेम्परेचर ज़्यादा दे दिया। जब टेम्परेचर ज़्यादा दोगे तो आप क्या होगा, क्या होगा, टेम्परेचर यदि हम ज़्यादा देंगे तो फिजियोप्शन की प्रोसेस कम हो जाएगी। तो इसमें ये वाली बात याद रखना प्यारे बच्चों, फिजियोप्शन में वीक बॉन्ड होता है और यहाँ पर टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, देखो अब फिजियोप्शन में क्या होता है, सरफेस और मॉलिक्यूल के बीच में वान डर वाल्स फोर्स होता है जो कि वीक होता है। कैसा होता है, वान डर वाल्स फोर्स होता है जो कि कैसा होता है, हमारे पास में वीक होता है। अब हमारे पास में यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, समझना जितना जरा यहाँ पर, ये टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। भाई टेम्परेचर क्या है, एनर्जी ही तो है। टेम्परेचर इंक्रीज किया तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई और जिससे हमारे पास में जो मॉलिक्यूल है, जो हमारे पास में मॉलिक्यूल है वो एडजॉर्ब होने के लिए भागेंगे और x/m की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। जो मॉलिक्यूल आए हुए हैं एडजॉर्ब होने के लिए सरफेस के ऊपर, ये सरफेस है, ये सरफेस है। अब मॉलिक्यूल ने सोच के आया था कि हम भाई यहाँ पर एडजॉर्ब होंगे, अब वो आता यहाँ पर एडजॉर्ब होता, लेकिन आपने एनर्जी इंक्रीज कर दी, एनर्जी इंक्रीज कर दी तो वो सरफेस पर ना आकर के भाग जाएगा, तो क्या होगा, एडजॉर्प्शन नहीं होगा। तो यदि फिजियोप्शन है, फिजियोप्शन हमारे पास प्रोसेस है, टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट आता है तो टेम्परेचर हमारे पास में यदि ज़्यादा है तो फिजियोप्शन हमारे पास में नहीं होगा और यदि टेम्परेचर कम है तो हमारे पास में फिजियोप्शन हो जाएगा। अब उसके लिए हम ग्राफ बनाते हैं। ये यहाँ पास में 100 बाय है, यहाँ पास में 100 बाय है, यहाँ x/m की वैल्यू यहाँ पर हमने लिख ली। ये हमने बनाया यहाँ पर ग्राफ, ये है यहाँ पास में ग्राफ, ये बना रहे हैं हम यहाँ पर ग्राफ। अब समझना, जैसे जैसे टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो x/m की वैल्यू क्या होगी, भाई पहले इतना था, टेम्परेचर ज़्यादा किया वैल्यू और कम हो जाएगी, टेम्परेचर ज़्यादा किया वैल्यू और कम हो जाएगी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कर दिया अब तो एडजॉर्ब ही नहीं होगा, तो x/m की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसके लिए ये वाला ग्राफ आएगा, याद रखना ये वाला ग्राफ आएगा। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे हमारे पास में जो एडजॉर्प्शन है वो डिक्रीज होते जाएगा। फिजियोप्शन की प्रोसेस है ये, फिजियोप्शन के लिए हमने ग्राफ बनाया। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अब हम जानते हैं कि जो फिजियोप्शन है वो आपके पास में एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इस प्रकार से ये हमारे पास में एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। सो अकॉर्डिंग टू ले चार्टली प्रिंसिपल्स एक्सोथर्मिक प्रोसेस इज, ये वेपर्ड नहीं है, ये फेवर्ड है, ठीक है, ये एफ है, फेवर्ड एट लो टेम्परेचर। तो ये यहाँ पास में फिजियोप्शन की जो प्रोसेस है वो कहाँ पर है, लो प्रोसेस पे आएगा, लो टेम्परेचर पे आएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं केमिजोप्शन। अब हमारे पास में देखो केमिजोप्शन में हमारे पास में केमिकल बॉन्ड होता है, वो केमिकल बॉन्ड हमारे पास में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ये हमारे पास में इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो पहले हमारे पास में भाई देखो ये सरफेस है, हमारे पास ये सरफेस है, कोई यहाँ पर आया तो मॉलिक्यूल यहाँ पर आना तो चाहिए, उसमें एडजॉर्ब होगा। तो प्यारे बच्चों क्या होता है कि हमारे पास केमिजोप्शन में जो मॉलिक्यूल आ रहा है उसके पास में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है हमारे पास में, उसके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। पहले स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, जब तो बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि हमारे पास में कौन सी प्रोसेस है, हमारे पास में केमिजोप्शन है, वो केमिजोप्शन वैसे ही स्ट्रॉन्ग होती है हमारे पास है। तो हमको सबसे पहले तो हमको ये पता है इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है जो कि स्ट्रॉन्ग है। तो इन केमिजोप्शन इट इन्वॉल्व हाई एक्टिवेशन एनर्जी, इसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमको हाई एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता होगी, ये रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अब देखो जरा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर x/m पहले पड़ता है, भाई टेम्परेचर पहले पड़ता है और फिर हमारे पास में देखो, हम यहाँ से देखो, यहाँ से हमारे पास में सबसे पहले तो हमको मॉलिक्यूल के बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ेगी मॉलिक्यूल में। तो हमने पहले मॉलिक्यूल की एनर्जी दी, मॉलिक्यूल को एनर्जी दी, बॉन्ड ब्रेक करेंगे, एनर्जी दी। तो x/m की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। देखो पहले तो इंक्रीज हुई, यहाँ तक इंक्रीज हुई, जब मॉलिक्यूल टूट गए तो x/m की वैल्यू डिक्रीज होने लगी। अब वैल्यू x/m की क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो पहले तो ये इंक्रीज होता है, बढ़ता है, टेम्परेचर जैसे इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो पहले तो ये वाली जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगी, पहले तो इंक्रीज होगी, लेकिन उसके बाद में हमारे पास में ये वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। सो इनिशियली एज टेम्परेचर इंक्रीज, द रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज, फिर उसके बाद में क्या होगा, मैक्सिमम एंड देन डिक्रीज, फिर हमारे पास में वो मैक्सिमम तक पहुंचती है, उसके बाद में हमारे पास क्या हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है। क्लियर है। तो ये है प्यारे बच्चों पूरा हमारे पास में कॉन्सेप्ट। ये हमारे पास में ग्राफ रिप्रेजेंटेशन था और ग्राफ रिप्रेजेंटेशन में याद रखना
फिजी ऑप्शन है तो वीक बॉन्ड होगा, वीक बॉन्ड होगा तो एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन केमिज ऑप्शन होगा तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, पहले एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि मॉलिक्यूल आए सरफेस के ऊपर। जब एनर्जी देंगे मॉलिक्यूल ज़्यादा आएगा तो एक्स वाई एम की वैल्यू कम, और जब पूरे बॉन्ड टूट जाएंगे तो उसके बाद में आपकी एनर्जी दोगे तो एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास में डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? तो ये है कुल मिला के, और दूसरी कोई बात नहीं है। याद है? अच्छा देखो, चाय बनाते हैं हम, देखो यहाँ लिखा हुआ है चाय, चलो इसी से समझो। जब हम चाय बनाते हैं प्यारे बच्चों, पहले आप क्या करते हो? पहले उसको एनर्जी देते हो, पहले चाय बनाते हो, एनर्जी देते हो, हाई एनर्जी, फिर चाय के गरम पी लेते हो? नहीं, गरम नहीं पीते। इस वाली लेवल पे बन के चाय तैयार है। अब वो ठंडी होती है, फिर उसको आप चुस्की लगा के पीते हो और आप बोलते हो वाह मज़ा आ गया। क्या आ गया? मज़ा आ गया आज तो चाय पी करके। फिर आप हैप्पी होते हो, यस मज़ा आ गया। तो चाय को पहले बनाई आपने, उसके मॉलिक्यूल तोड़े तो आपने एनर्जी दी। जब चाय बन के तैयार हो गई, अब उसको ठंडी करोगे, एनर्जी रिलीज करोगे, उसके बाद में तो आप पियोगे और आप हैप्पी हो जाओगे, वाह मज़ा आ गया। समझ में आ रही है? तो ये है केमिज ऑप्शन। तो केमिज ऑप्शन और एडी ऑप्शन हमारे पास में यहाँ पर कंप्लीट होता है, केमिज ऑप्शन और फिज ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है। बस इतने से आपको याद रखना है। यहाँ पास में एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यहाँ पास में एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगी। अब बात आती है हमारे पास में कैटलिस्ट की। क्लियर है? अब हमारे पास में बात आती है कैटलिस्ट की। तो आप सभी जानते हैं कैटलिस्ट क्या होता है? जो रिएक्शन को इंक्रीज कराता है या डिक्रीज कराता है। रेट ऑफ रिएक्शन को या तो इंक्रीज कर देता है या रेट ऑफ रिएक्शन को ये डिक्रीज कर देता है। यही तो है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है? या तो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है या रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देता है। ठीक है? तो अब ये जो कैटलिस्ट वाला है टॉपिक, इसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे, इसको आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे। क्या होता है कैटलिस्ट, क्या नहीं होता, ये तो हालांकि आपको पहले से पता है, लेकिन फिर भी हम एक बार जरूर इस कैटलिस्ट को करेंगे। वहाँ पर हमारे पास में टाइप ऑफ कैटलिस्ट भी हो है, और ये देखो हैंग मार गया इसलिए सफ़ेद पेज दिख रहा है, ये पूरा हैंग ही हो गया है ना। तो अब हम आज के लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करना चाहेंगे। आपसे परमिशन लेते हैं कि आप हमारे लेक्चर को यहीं पर कंप्लीट करने की परमिशन दें। सर परमिशन नहीं देंगे तो भी तो आप कंप्लीट करोगे ना यार। बच्चों, इस प्रकार से हमारे पास में सरफेस केमिस्ट्री चल रहा है, चल जाने दो। थ्योरेटिकल पार्ट है, पूरा हो जाने दो। ठीक है? उसके बाद में जब तक स्कूल ओपन हो ही जाएंगे, फिर हम और तुम एक बार फिर क्लास में मिलेंगे, वो बोर्ड पे केमिकल रिएक्शन कराएंगे। देखो, मैं आपको ऑर्गेनिक भी चालू करवा सकता था, लेकिन ऑर्गेनिक में चालू इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि वो केमिकल रिएक्शन यदि हम फेस टू फेस करें तो ज़्यादा बेटर है। तो ये एक रट्टाफिकेशन वाला चैप्टर है, रट्टा आपको मारना ही पड़ेगा। आप इसको रट लीजिए, बाकी मैं समझा रहा हूँ, वीडियो आपके पास में रहेगी, आपको दिक्कत भी नहीं रहेगी। ठीक है? तो ठीक है, मिलते हैं आने वाले लेक्चर में। जब तक पढ़ाई करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।